कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे आज की भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान बेंगलुरु में $53 बिलियन का टोटल आईटी एक्सपोर्ट के साथ लगभग 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार भी दिया है। वर्तमान में ग्लोबल की जितनी ही बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, उसकी 80% ऑफिस बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। आज बेंगलुरु की जीडीपी $110 बिलियन है, जो कर्नाटक के टोटल जीडीपी का 87% है। लेकिन एक सवाल आता है कि बेंगलुरु आखिरकार आईटी हब का इतना बड़ा अड्डा कैसे बना। इन बड़े बड़े कंपनियों ने अपना ऑफिस बेंगलुरु में ही क्यों स्थापित किया, बाकी अलग अलग स्टेट में क्यों नहीं। कर्नाटक की सरकार ने ऐसा क्या क्या पॉलिसी लाया जो बेंगलुरु के आईटी हब बनने में काफी ज्यादा मदद किया, और इस बेंगलुरु के आईटी हब बनने में हमें और अन्य स्टेट को ऐसे क्या क्या सीखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बेंगलुरु के आईटी हब बनने की शुरुआत 30 से 35 साल पहले यानी 1990 में हुआ था, लेकिन बेंगलुरु के आईटी हब बनने का प्लान भारत की आजादी के पूर्व भी हो चुका था। चलिए बेंगलुरु के आजादी के पूर्व बेंगलुरु के आईटी हब बनने की कहानी को जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 19वीं सदी में स्टार्ट होती है। तो उस समय बेंगलुरु मैसूर के प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और वहाँ के राजा थे महाराज कृष्णराज जी। महाराज कृष्णराज अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए काफी आगे रहते थे। महाराज ने हर एक प्लान करते थे कि वह अपने स्टेट को कैसे आगे ले जाए, इसलिए उन्होंने 1911 में आर्थिक सम्मेलन की स्थापना किया, जो आज के मॉडर्न थिंक टैंक के अनुसार था। इस सम्मेलन में वे अपने राज्य के जितने ही बड़े बड़े विद्वान विशेषज्ञ थे, उसे एक साथ लाकर अपने राज्य के विकास के लिए प्लानिंग, डिस्कस, रिसर्च आदि करते थे। यह डिस्कशन व रिसर्च इतना आगे था कि जब भारत सरकार ने 2001 में प्राइमरी एजुकेशन को सभी जगह अनिवार्य कर दिया था, उसे मैसूर के इस आर्थिक सम्मेलन में 1913 में ही प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य कर गया था। ऐसे देखा जाए तो ये 100 साल पहले ही ये जान चुके थे और यह फैसला ले चुके थे। उसके बाद महाराज ने एजुकेशन के क्षेत्र में और आगे आए और इसने नेशनल कॉलेज ऑफ बेंगलुरु की स्थापना भी किया और इसके लिए काफी मात्रा में अपना भूमि भी दान किया था। महाराज के इस एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आने का इम्पैक्ट देखें तो 1951 में भारत की लिटरेसी रेट 18.3 था, वहीं बेंगलोर की लिटरेसी रेट इससे कहीं ज्यादा 43% था। बेंगलोर के आईटी हब बनने का यह पहला कारण था एजुकेशन। इसलिए देखा जाए तो जहाँ एजुकेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ टैलेंटेड लोग भी काफी ज्यादा होते हैं, और जहाँ टैलेंटेड लोग ज्यादा होते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना अपॉर्चुनिटी दिखता है। उसके बाद 1947 में यानी भारत की आजादी के बाद इधर सार्वजनिक स्टार्टअप का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, क्योंकि बेंगलोर में बेहतर एजुकेशन के कारण वहाँ ग्रेट टैलेंटेड लोग व हाई लिटरेसी रेट था। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय सरकार ने भी बेंगलुरु में देश के बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने को स्थापित करना चालू कर देगा। इसमें था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉन लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ स्थापित किया, जिसके कारण इंडिया में 17 R&D संगठनों में से 40% सिर्फ बेंगलुरु में ही स्थापित किया, वो भी इसरो को मिला के। तो ये था दोस्तों 1970 तक के दशक की बेंगलुरु के आईटी हब बनने का फुल स्टोरी, जिसने बेंगलुरु ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बाकी की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर करके इस आर्थिक अवसरों को अपने आकर्षित किया और आईटी क्रांति को स्थापित किया। उधर एशियन कंट्री में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका काफी अमीर होता जा रहा था। उसका जीडीपी बाकी देशों की तुलना में बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था और अपने स्टार्टअप और इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाना है इस पर ज्यादा फोकस कर रहा था, जिसके कारण देखा जाए तो अमेरिका के सोना दुनिया में 3 में से 2 हिस्सा सिर्फ अमेरिका के पास था, जिसके कारण अमेरिका में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत शुरू हो गया। इससे वहाँ लेबर कॉस्ट की मांग तेजी से बढ़ती जा रही थी। 1910 तक में लेबर कॉस्ट 574 रुपया था, जो बढ़कर 1950 में 3180 रुपया हो गया। यह सिर्फ 4 दशकों में ही इसकी ग्रोथ 6% के अनुसार चल रहा था। इसलिए अमेरिका में लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि कंपनियों को प्रोडक्शन में काफी ज्यादा मात्रा में खर्चा इन लेबर कॉस्ट को देना पड़ रहा था, जिसके कारण कंपनियों को यहाँ रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसी दौरान आप देखें तो मैक्सिको, चीन, इंडिया में 1950 में लेबर कॉस्ट इनकी तुलना में काफी कम था। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में एनुअल मजदूरी दर मात्र 250 रुपए था। वही चाइना में भी लेबर कॉस्ट अमेरिका की लेबर कॉस्ट का सिर्फ 3% था। इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों ने इन देशों से बाहर जाने का फैसला लिया और उसने अनडेवलप और विकासशील देशों में अपना प्रोडक्शन करने का फैसला लिया, जहां लेबर कॉस्ट इन देशों की तुलना में काफी कम था। उसके बाद इन कंपनियों ने विकासशील देशों जैसे चाइना, इंडिया, थाईलैंड में ऑफशोरिंग का काम चालू कर दिया। लेकिन इन कंपनियों को इन देशों में प्रोडक्शन करने में सबसे बड़ा चैलेंज था स्किल लेबर की काफी ज्यादा कमी थी। तो इन कंपनियों ने अपना अलग स्ट्रेटजी निकाली। तो चलिए एप्पल कंपनी का उदाहरण लेते हैं। एप्पल कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनाने में 4 स्टेज होते हैं। पहला होता है डिजाइन, सेकंड
होता है मैन्युफैक्चर, थर्ड होता है असेंबली, फोर्थ है सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन के लिए कंपनी ने सिलिकॉन वैली ही चुना क्योंकि वहाँ हाई स्किल लेबर थे और वे टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे थे इन देशों की तुलना में। सेकंड है मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर के लिए वे चाइना जैसे देशों का चुनाव किया क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट काफी कम था। थर्ड है असेंबली। तो कंपनी ने असेंबली के लिए मैक्सिको व एशियन कंट्री जैसे वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों का चुनाव किया क्योंकि वहाँ स्किल लेबर फोर्स ज्यादा थे। ये देश अमेरिका के मार्केट में काफी करीब था जिससे प्रोडक्ट को बनने के बाद अमेरिकन मार्केट में शिपिंग करने में भी काफी आसान व सस्ता हो जाता था। जितने ही बड़े बड़ी कंपनियां था वे दूसरे देश में जाने के लिए दो पैरामीटर का सहारा लेते थे। पहला है कॉस्ट ऑफ लेबर, सेकंड है स्किल लेबर फोर्स। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री की तरह अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का उदय चालू हो गया, वो था माइक्रो प्रोसेसर के साथ। दरअसल 1970 के दशक के पहले कंप्यूटर भारी भरकम बोल्ड हुआ करता था, उसे एक जगह से ले जाना काफी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई ये कंप्यूटर पहले की तुलना में काफी स्लिम कॉम्पैक्ट हो चुके थे। इसे रखने और ले जाने में भी काफी ज्यादा आसान हो जाता था और यहीं से ही लैपटॉप की शुरुआत हुई। यह माइक्रो प्रोसेसर या चिप इतने ज्यादा इवोल्यूशनरी हो गया कि यह हर एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसे टीवी, ईयरफोन, घड़ी, खिलौने में इन सभी जगह यूज होने लग गया। लेकिन माइक्रो चिप्स में यह समस्या थी कि इसे बनाने में बहुत सारे कोडिंग स्किल की आवश्यकता थी, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर की बनाने के लिए बहुत सारे स्किल कोडर्स व डेवलपर्स की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय सॉफ्टवेयर की मांग 12% की दर से बढ़ रही थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग सिर्फ 4-5% के हिसाब से बढ़ रही थी। इसका मतलब यह था कि हर साल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग तेजी से बढ़ रही थी। वहीं इधर भारत में 1980 के दशक में कुछ ऐसा होने जा रहा था कि भारत के आईटी इंडस्ट्री में इवोल्यूशनरी आने वाला था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने, जिसने इनकम व कॉर्पोरेट टैक्स को काफी कम किया, साथ ही कस्टम ड्यूटी को भी पहले की तुलना में काफी कम किया और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खोलने के लिए लाइसेंस प्रोसेसिंग को भी काफी आसान भी कर दिया। और इंडिया में कंप्यूटर और कपड़ा इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कंट्रोल को हटाकर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी किया। इस नीति के कारण सॉफ्टवेयर को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी गई और इसके विकास के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी किया गया। इससे इंडिया में कंपनियों को सॉफ्टवेयर को बनाना और उसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए काफी आसान भी हो गया था। उस समय अमेरिका में लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा अधिक था, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कॉस्ट भी काफी ज्यादा थी, इसलिए इन कंपनियों ने और अपने प्रोडक्शन को अलग अलग देशों में चालू कर दिया। इसलिए वहीं कर्नाटक सरकार यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि अमेरिका में लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा है, इसलिए वे कंपनियां अब इंडिया में आने वाली है। क्योंकि इंडिया में बेंगलोर में टैलेंटेड लोग काफी ज्यादा है, इसलिए कर्नाटक सरकार ने अपने कंपनियों को यहाँ लाने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित किया। यह पार्क हाई टैक्स छूट, हाई स्पीड सैटेलाइट लिंक, रियलिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे अन्य इंपोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ती है और सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने में भी काफी मदद करती है। इस तरह कर्नाटक सरकार ने इस दुनिया के आईटी इंडस्ट्री की बदलती क्रांति को अपने अनुकूल बनाया। उसके बाद 1991 में भारत के उदारीकरण के बाद इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बड़े बड़े कंपनियों ने भारत के बेंगलोर में स्थापित करना शुरू किया। इसमें थे टाटा की TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसे काफी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना ऑफिस बेंगलुरु में स्थापित किया। उधर कर्नाटक सरकार ने भी आईटी फर्मों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कर की छूट को काफी कम किया था, जिसके कारण कर्नाटक सरकार के इस अमेजिंग पॉलिसी के कारण बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री का विकास काफी तेजी से होने लग गया। और 2003 में बेंगलुरु में एवरेज 3 इंटरनेशनल कंपनी में बेंगलुरु में अपना बिजनेस स्थापित किया, जिसके कारण 2022 में तो बेंगलुरु में टोटल आईटी एक्सपोर्ट $65 बिलियन का हो गया, जो काफी अमेजिंग था। इस तरह बेंगलोर वह अपने आईटी हब बन गया और धीरे धीरे अपने इंडियन स्टार्टअप भी बेंगलोर में स्थापित होना चालू हो गया, जैसे जीरोधा, फ्लिपकार्ट, ओयो जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप। दोस्तों ये था बेंगलोर के आईटी हब बनने का सक्सेस स्टोरी। ऐसे आप किस टॉपिक पर अपना वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स।